नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ घग्गर नदी से। कौन सी नदी से? घग्गर नदी से। देखिए मैं आपको सभी की नदियों का उद्गम वगैरह सब बता रही हूँ। तो देखिए जो घग्गर नदी है इसका उद्गम जो पूछे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो देखिए घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश की कालका की शिवालिक पहाड़ियों से। देखिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है वो है घग्गर नदी। तो हिमाचल प्रदेश की कालका की शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है घग्गर नदी। तो आपसे पूछे कि शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद ये जाती है पंजाब के बाद ये जाती है हरियाणा के बाद ये कहाँ आई? हिंदी में लिख देते हैं, ये कहाँ जाती है? राजस्थान। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा में बहते हुए कहाँ पर? राजस्थान में आकर ये प्रवेश करती है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, कि राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो देखिए राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछे घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। देखिए अब ये देखिए आपको पता है आंतरिक प्रवाह की नदी, मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी, ऐसी नदियाँ जो किसी महासागर में न जाकर कहीं जमीन भूगर्भ या धरातल के ऊपर ही विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियाँ कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए हनुमानगढ़ की तिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग पर विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? बटनेर दुर्ग पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब गायब हो जाती है एक तरफ से। तो ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की तिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी को देखिए क्या बोलते हैं? राजस्थान का शोक। इस नदी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शोक इस नदी को बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उद्गम देखिए हिमाचल प्रदेश की कालका की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में बहती है। तो कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। और देखिए राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ की तिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग के वहाँ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए घग्गर नदी, तो उद्गम पता चला राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, पता चला राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर नदी को कहा जाता है। देखिए अब बात करें इसकी कुल लंबाई, तो आपको कुल लंबाई पता चल गया कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें इसकी कुल लंबाई पूछे तो ध्यान रखिएगा कितनी है? लगभग 465 किलोमीटर। तो कितनी है इसकी लंबाई? 465 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो ध्यान रखिएगा कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अब देखिए इसके उपनाम, किन किन उपनामों से इसको बोला जाता है? इसे बोलते हैं मृत नदी, ठीक है, इसे बोलते हैं लेटी हुई नदी, इसे बोलते हैं नट नदी, इसे बोलते हैं द्वैसवती नदी,
देखिएगा इसके जो उपनाम है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं मृत नदी, लेटी हुई नदी, नट नदी और इसी सरस्वती। सरस्वती, आप बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सरस्वती नदी किसे बोलते हैं, उसे घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी बोला जाता है। इसी के साथ इसको बोलते हैं सोत्तर नदी। क्या बोलते हैं इसको? सोत्तर नदी। अब देखिए वैदिक काल में, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मृत नदी, लेटी हुई नदी, नट नदी, द्वैतवती नदी, सरस्वती नदी और सोत्तर नदी। लेकिन एक बार इसे नदी तमा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं नदी तमा। इसे क्या बोला जाता है, इसे किस में बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? नदी तमा। जबकि वैदिक काल में इसे बोलते हैं द्वैतवती। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में इसे क्या बोलते थे और ऋग्वेद में इसको क्या बोलते थे। तो ऋग्वेद में इसको बोलते हैं नदी तमा, जबकि द्वैतवती नदी किस में बोलते हैं? इसको वैदिक काल में बोला जाता है। देखिए राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय, कौन सी नदी? अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो आपसे पूछे राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी, देखिए 5000 वर्ष पूर्व इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। बहुत बार पूछते हैं कि बताइए घग्गर नदी के किनारे, घग्गर के किनारे या घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 5000 वर्ष पूर्व इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, कालीबंगा की सभ्यता। तो कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी के किनारे। देखिए इस नदी की जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाढ़ के कारण इसका जल पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, कहाँ तक? पाकिस्तान तक चला जाता है। तो आपसे पूछते हैं कि घग्गर नदी में जब पानी ज़्यादा हो जाता है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तब इसका जल कहाँ तक जाता है? पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका जल चला जाता है। अब देखिए इसी के साथ राजस्थान में घग्गर के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? और पाकिस्तान में घग्गर के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान में घग्गर के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं नाली या पाटा। नाली या पाटा, पाट भी बोलते हैं बहुत बार, कई जगह पाट भी होता है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं हकरा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि बताइए राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली या पाटा या पाट। पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हकरा। और बाढ़ के कारण इसका जल कहाँ तक जाता है? पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। और उसके बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा 5000 वर्ष पूर्व इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं अपन। कांतली नदी, कौन सी नदी? देखिए कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो कांतली नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से? यहाँ लिख देती हूँ, खंडेला की पहाड़ियों से। तो ध्यान रखिएगा जो कांतली नदी है वो निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? शिखर में। बहुत बार ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ किस जिले से संबंधित है? तो वो है शिखर जिला। अब देखिए ये कहाँ जाती है? झुंझुनू और झुंझुनू के बाद ये कहाँ जाती है? चूरू। ठीक है, तो शिखर झुंझुनू चूरू की सीमा बनाती है। कौन सी नदी?
कांतली नदी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कांतली नदी जो है खंडेला की पहाड़ या शिखर से निकलती है, झुंझुनू और चूरू की सीमा बनाती है। ठीक है, तो शिखर झुंझुनू चूरू की सीमा बनाते हुए बहती है ये नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अब देखिए कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है, वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि एक ताम्र युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? एक ताम्र युगीन सभ्यता है। अब बहुत बार पूछ लेते हैं, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? देखिए अब है कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी में किस नाम से जाना जाता है, या स्थानीय नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं तोरावटी। क्या बोलते हैं? तोरावटी। देखिए जो कांतली नदी है, इम्पोर्टेंट बात है कि झुंझुनू जिले को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। ठीक है, बांटती है। तो देखिए कांतली नदी सबसे पहले तो उद्गम कहाँ से? खंडेला के पहाड़ या शिखर से निकलती है, फिर झुंझुनू में जाती है, झुंझुनू में होकर ये कहाँ जाती है? चूरू, और शिखर झुंझुनू और चूरू की सीमा बनाती है कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी का किनारे कौन सी सभ्यता है? इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी में क्या बोला जाता है? तोरावटी बोला जाता है। और झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है कौन सी नदी? कांतली नदी। तो समझ में आया? देखो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन छोटी छोटी नदियों को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। तोरावटी बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोरावटी के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ तक समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए अपन जो भी नदियाँ चल रही है घग्गर से, आपको ये बता दो ये कौन सी नदियाँ हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। मैंने सबसे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आंतरिक प्रवाह पढ़ाया शुरुआत में, क्योंकि आपको पता रहे कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, कौन सी अरब सागर में है। तो आप इसको वहाँ देख लीजिएगा। तो देखिए अपन जो भी पढ़ रहे हैं घग्गर नदी से अब तक, वो सारी कौन सी पढ़ रहे हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए कांतली की बात होती है काकने, या इसी को बोलते हैं काकनी। देखिए ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कोठारी गांव से। कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव, जैसलमेर से। ओके, अब देखिए काकने या काकनी कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। अब इस पे जो एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है भुज झील। बहुत बार पूछ लेते हैं कि भुज झील किस नदी पर बनी हुई है? तो वो काकने या काकनी नदी पर भुज झील बनी हुई है। और इस नदी का जो स्थानीय नाम है, बहुत बार पूछा जाता है, इस नदी का स्थानीय नाम क्या है? मसूरदी। क्या नाम है स्थानीय नाम? मसूरदी इसका स्थानीय नाम है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, काकने या काकनी कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है, भुज झील इसी पर निर्मित है और इसका स्थानीय नाम है मसूरदी। तो देखिए आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, तो वो कौन सी नदी है? काकनी नदी। जबकि मैं पूछूं आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो आपका आंसर होना चाहिए घग्गर नदी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकने या काकनी। तो ध्यान रखिएगा काकने या काकनी जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मात्र 17 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है नदी। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी नदी है आंतरिक प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है, वो है काकने नदी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया?
देखिए वापस मैं बोल देती हूँ, काकने या काकनी कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। इस पर बुद्ध झील का निर्माण किया गया। स्थानीय नाम इसको मसूरदी के नाम से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जो मात्र 17 किलोमीटर बहने के बाद क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं अपन, और आपके सामने है एक और नदी जो है साबी नदी, जो कहाँ से निकलती है, सीकर जिले से। कहाँ से निकलती है, सीकर जिले की कौन सी पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये जो साबी नदी है ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ है। ध्यान रखिएगा, ये सारी कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं अपन। सीकर जिले की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी, साबी नदी। साबी कहाँ से निकलती है, साबी नदी सीकर जिले की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ तक आप देखिए, समझिए, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदियों में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, साबी नदी निकलती है। काकनी नदी को उद्गम नहीं पूछ कर, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, बुद्ध झील, मसूरदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो मात्र 17 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है, वो है काकनी नदी। तो इसी के साथ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपन ने पढ़ लिया था, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी थी अभी जस्ट। अब देखिए इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बाण गंगा नदी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि बाण गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो देखिए जो बाण गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियों से। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। और बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जयपुर में। जयपुर के बाद ये नदी कहाँ जाती है, दौसा। और दौसा के बाद ये नदी कहाँ जाती है, भरतपुर में। भरतपुर में बहती हुई कहाँ जाती है ये, यूपी में। यूपी देखो, भरतपुर में बहती हुई यूपी में किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो है बाण गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, उदयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। तो देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी थी, अंतर्राज्यीय नदी चंबल नदी, एकमात्र अंतर्राज्यीय नदी थी चंबल नदी, जो कि यमुना में मिलती है। राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी बताइए जो सीधे यमुना में जाकर गिरती है, तो वो कौन सी नदी है, यमुना में जाकर अपना पानी डालती है, या बोले तो कौन सी खाड़ी में गिरती है। तो मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे कि बताइए दूसरी ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्ट यमुना में जाती है, तो वो है बाणगंगा। तो दूसरी नदी जो सीधा अपना जल यमुना में डालती है, वो कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। पहली चंबल है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की पहली ऐसी नदी जो डायरेक्ट यमुना में मिलती है वो चंबल है, और राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी जो डायरेक्ट यमुना में जाती है वो है बाणगंगा नदी। देखिए बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, बैराट की सभ्यता विकसित हुई। टोटल इसकी लंबाई पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। देखिए बाणगंगा नदी के पर एक बांध बना हुआ है, उसे बोलते हैं रामगढ़ बांध। कब बना था ये रामगढ़ बांध बना था 1903 में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाणगंगा नदी जो है उसका उद्गम है बैराट की पहाड़ियों से, उदयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई यूपी में यमुना में मिल जाती है। और दूसरी नदी जो है, जो राजस्थान की दूसरी नदी है जो सीधा अपना जल यमुना में डालती है, वो बाणगंगा है। बैराट की सभ्यता से किनारे विकसित हुई है। रामगढ़ बांध 1903 पर बाणगंगा नदी पर ही बना हुआ है। कुल लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में नोट करके मैं लिखा देती हूँ आपको कि इसका जो मेन क्वेश्चन है वो है, इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा, इसे बोलते हैं रुंडित नदी। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, इसको बोलते हैं रुंडित
नदी, इसको क्या बोलते हैं, रुंडित नदी। तो थोड़ा सा ये बाणगंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना जरूरी है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि बैराट की सभ्यता किस नदी के किनारे है, बैराट की सभ्यता किस नदी के किनारे है, वो है बाणगंगा नदी के किनारे। आपसे पूछे कि बताइए अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है, ठीक है। रुंडित नदी भी जो किसे कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है। रामगढ़ बांध भी जो है बाणगंगा नदी पर ही बना हुआ है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर। इसी के साथ फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते अपन। देखिए एक नदी है काली सिंध, सुना होगा आपने काली सिंध नदी। कहाँ से निकलती है काली सिंध नदी, देखिए काली सिंध नदी ये निकलती है एमपी के देवास नामक स्थान से। लेकिन ये तो निकल तो एमपी से रही है, लेकिन पूछे राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है ये, राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर नामक स्थान से, और जो कहाँ पर है, झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। अब देखिए झालावाड़ के बाद ये कहाँ जाती है, कोटा, कोटा फिर ये बारा। तो ध्यान रखिएगा कोटा बारा, झालावाड़ कोटा बारा की सीमा बनाते हुए कोटा के नानेरा, ये ध्यान रखिएगा नानेरा ग्राम में किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये नदी जो है कहाँ पर, एक सेकेंड, ये नदी देखिए राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर नामक स्थान पर, झालावाड़ में, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करी, रायपुर नामक स्थान झालावाड़ से प्रवेश करी, कोटा बारा की सीमा बनाते हुए कोटा के नानेरा ग्राम में चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई पूछे कि इसकी कुल लंबाई बताइए, इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। कितनी, 145 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ है, एमपी के देवास नामक स्थान से, राजस्थान प्रवेश करती है रायपुर नामक स्थान से, झालावाड़ कोटा बारा की सीमा बनाते हुए कोटा के, जरूर ये ध्यान रखिएगा, नानेरा ग्राम में चंबल में मिल जाती है। देखिए काली सिंध की सहायक नदी है आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सुसनेर गांव से। कहाँ से निकलती है, सुसनेर गांव कहाँ पड़ता है, एमपी में। तो ये कहाँ से निकली, सुसनेर गांव एमपी में। लेकिन आपसे पूछा क्या कि राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर गांव, कहाँ से, झालावाड़ से। तो नंदपुर गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा कोटा व बारा की सीमा बनाते हुए गागरोन में, गागरोन कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिएगा, झालावाड़। गागरोन में किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ थोड़ा सा देखिए। कोटा और बारा की सीमा कौन सी नदी बनाती है, आहू नदी। बहुत सारे काली सिंध कर देते हैं, तो देख काली सिंध की सहायक नदी जो आहू नदी है वो कोटा बारा की सीमा बनाती है, जबकि कोटा बारा और झालावाड़ की सीमा बनाती है कौन सी नदी, काली सिंध नदी। लेकिन कोटा बारा की जो एग्जिट सीमा बनाती है वो आहू नदी बनाती है। और देखिए ये जो आहू नदी है तो वो गागरोन का क्या है, किला है। तो गागरोन का किला पूछते हैं बहुत बार, किन किन नदियों के संगम पर है, कौन सा, गागरोन का किला। गागरोन का किला कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, तो थोड़ी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, काली सिंध व आहू
नदियों के संगम पर, ठीक है। तो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? वो है गागरोन का किला। अब देखिए ये एक नदी है, ये भी उसी की सहायक नदी है, परवन नदी कहाँ से निकलती है? खरीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। ओके, देखिए खरीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। ये भी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। लेकिन देखिए इस पर क्या जो याद रखना है, वो याद रखना है किस नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये पूछते हैं अक्सर कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? वो नदी है परवन नदी। कहाँ से निकलती है? एमपी से, खरीबोर झालावाड़ में। और ये भी जो है काली सिंध की सहायक नदी है। तो ये काली सिंध की सहायक नदियाँ खत्म हुई। तो इसी के साथ फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।